कहते हैं कि शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। कहते हैं कि शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं क्योंकि वो खुद वहीं रहते हैं लेकिन दूसरों को उनके मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। नमस्कार, डीडी बिहार के इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। आज के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में हम बात करेंगे एसएससी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे करें, यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एसएससी क्या है और जो भी छात्र छात्राएं इसकी तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके से कड़ी मेहनत करें कि उन्हें सफलता हासिल हो। साथ ही आपको बता दें कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कैरियर मोटिवेटर मणिकांत सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में दूरदर्शन के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। और हम लोग आज एसएससी पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से बैठ जाइए और ध्यान से सारी बातों को सुनिए। अपना करियर अगर आप एसएससी में देखना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम को जरूर सुनें जी। और अब विलंब ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल, चाहे हम किसी भी विषय पे बात करें, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आखिर वो विषय है क्या। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एसएससी क्या है। देखिए, अगर हम एसएससी की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, भारत सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की बहाली होती है। इन सभी बहाली, आप कह सकते हो कि एसएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरह काम करती है भारत सरकार के लिए। तो ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की जितनी वैकेंसी आती है उसका रिक्रूटमेंट एसएससी के तहत होता है। यानी इसका काम मुख्य रूप से भारत सरकार के रिक्रूटमेंट करना है। सर, आगे जानना चाहेंगे कि इसका एग्जाम कब होता है और इसका फॉर्म वगैरह कब निकलता है ताकि छात्र छात्रा। बहुत सिंपल सा है मैम कि अगर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, उसमें भी इसकी नोटिफिकेशन आती है। एक रोजगार समाचार आता है, उसमें भी नोटिफिकेशन आती है। साथ साथ अब एसएससी ने क्या किया पिछले कुछ वर्षों से, हालांकि जो एसएससी के एस्पायरेंट हैं उनको ये लगता होगा कि पीछे ना एग्जाम बहुत डिले हुआ है। कहीं ना कहीं 2019 का रिजल्ट डिले से आया, 2020 का रिजल्ट डिले से आया, लेकिन सरकार ने इसमें नई पहल की है। अब सरकार क्या कर रही है कि पूरे ईयर का एक कैलेंडर जारी करती है, जिस कैलेंडर में ये मेंशन है कि एसएससी के ये एसएससी के डिपार्टमेंट में एग्जाम बहुत सारे हैं। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कैलेंडर जारी कर दिया। जनरली जैसे अभी दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, सभी एग्जामिनेशन का एक शेड्यूल ले दिया कि शेड्यूल के तहत ये एग्जामिनेशन इस मंथ में अप्रोक्सीमेटली लगभग वो मेंशन कर देते हैं कि हम दिसंबर में, जनवरी में ऐसे करके। तो विद्यार्थी के पास क्या हुआ, एक ही बार पूरा शेड्यूल आ गया कि हमारा पेपर कब कब और कैसे होने जा रहा है, ये प्रायर उनको पता चल जाएगा। और वेबसाइट बहुत सारी है, प्राइवेट वेबसाइट भी हैं। आप www.maharaj.org पर विजिट कर सकते हैं, सरकारी.com है, बहुत सारे वेबसाइट हैं, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं इसके बारे में। सर, अगला सवाल तो ये हो जाता है कि एसएससी का एग्जाम कौन दे सकता है और उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए मैम, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, सपोज करिए, तो उनके मन में एक चीज होता है कहीं ना कहीं कि क्या मैं एसएससी का फॉर्म भर सकता हूँ जी, मैं ग्रेजुएट हूँ फिर तैयारी करूंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे, यानी कि 12th लेवल, यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। हमने भी देखा है कि 19 साल 20 साल की उम्र में सरकारी नौकरी, एक परिवार में 19 साल के बच्चे को सरकारी नौकरी हो जाए। हमारे बिहार जैसे स्टेट में जहां सरकारी नौकरी की महत्व बहुत ज्यादा है। और कोरोना ने आकर के ये जरूर लोगों को बतलाया कि इसका इंपॉर्टेंस और कितना ज्यादा है। तो सोचिए कि अगर 19 साल की 20 साल के उन बच्चों को नौकरी हो रही है, उसके परिवार के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो एसएससी कि अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो दो चीज़ें, एक तो एज क्राइटेरिया भी हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आपका ये भी हो, तो हम इसको इसी में शामिल कर देते हैं कि एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो देखिए ओवरऑल क्या कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग उन्होंने एज डिसाइड किया है। 18 साल से लेकर 32 साल तक। अब देखना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए क्या एज है, मतलब ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, तो उसमें अलग अलग के लिए उन्होंने डिसाइड किया है। यानी 18 साल की उम्र के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। जहां तक क्वालिफिकेशन, ये तो मैंने एज की बात कर ली, 18 है, 19 है, किसी में 20 से लेकर 27 तक भी है।
पोस्ट वाइज आपको देखना पड़ेगा। अब उतना लंबा हम बताने लगेंगे तो पता चला कि उसी में रह जाएंगे। ये तो सर एज लिमिटेशन मतलब ये होगा कि आप स्टार्ट कब से कर सकते हो, हाँ, इसकी तैयारी कब से कर सकते हो, बिल्कुल, लेकिन कब तक कर सकते हो ये जानना है एज लिमिटेशन के बारे में। देखिए 32 जो है ना इसका मैक्सिमम है। अच्छा, जैसे AO आता है, डबल AO आता है पोस्ट जिसकी मैक्सिमम 32 है और रिमेनिंग जो है 30 तक सारे पोस्ट हैं जी। और कुछ जैसे देखिए 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, ये एग्जामिनेशन फेज वाइज हो रहा है। अगर आप +2 किए हैं तब भी SSC का फॉर्म भर सकते हैं, उसमें CHSL आता है जी। अगर आप CGL की तरफ जाएंगे, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है तो उसमें ग्रेजुएशन चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करेंगे तभी आप SSC में जा सकते हैं, आप +2 पे भी SSC जा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम अब +2 हैं अभी हम ग्रेजुएशन करेंगे तब तैयारी करेंगे, नहीं, अभी से लग जाइए आप लोग, +2 में भी नौकरी हो सकती है। कौन कहता है कि ग्रेजुएशन करना जरूरी है? तो ये चीज़ आपका क्वालिफिकेशन और एज वाला क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि अलग अलग एग्जामों के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया डिसाइड किया गया जी। सर SSC का सिलेबस क्या है ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए अगर फिर मैं वही बात किया कि SSC में बहुत सारे एग्जामिनेशन आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। SSC में सबसे पहले CGL का चर्चा हम किए जी, CHSL का चर्चा हम करेंगे, SSC में MTS का एग्जाम होता है, SSC में GD का एग्जामिनेशन होता है, SSC JE का एग्जाम होता है, SSC CPO का एग्जाम होता है, देयर आर लॉट ऑफ एग्जामिनेशन, SSC MTS है। तो अब प्रश्न क्या आया कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग डिजाइन किया गया है, लेकिन फिर भी जब अगर सब्जेक्ट की बात आती है तो हम कोर सब्जेक्ट तो ले सकते हैं। तो कोर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, वही सवाल है कि खासकर किन विशेष विषय पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए जिसमें सबसे पहले आप मैथ्स रख लीजिए। अच्छा, मैथ्स के बाद बारी आती है इंग्लिश की, इंग्लिश के बाद हम चलेंगे रीजनिंग के लिए जिसको जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है। उसके बाद आप चले जनरल स्टडीज की तरफ, यानी GA जिसमें आप लोग हिस्ट्री फिजिक्स जो भी सारे टॉपिक्स आते हैं वो कवर अप करते हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा आगे हम लोग इस पे विशेष चर्चा करने वाले हैं कि इस बार कंप्यूटर को भी जोड़ा गया है। पहले के एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार क्या किया गया, कंप्यूटर को स्पेशली ऐड किया गया। तो कोर सब्जेक्ट की बात करिएगा तो 4 ले लीजिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और साथ में GS। बिल्कुल सर। अगला हमारा सवाल वही था कि पिछले साल की अगर बात करें और इस साल की बात करें तो सिलेबस में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, इसको आप किस तरीके से छात्र छात्राओं को समझाना चाहिए? बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, SSC CGL में भारी बदलाव हुआ है क्योंकि अभी जो आगामी एग्जामिनेशन होने वाला है वो न्यू पैटर्न पे जा रही। आप लोग के माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या हमारा मैथ्स वीक है, मैंने +2 में कॉमर्स रखा, मैंने +2 में आर्ट्स रखा, तो क्या मैं SSC के लिए जा सकता हूं? क्योंकि हो सकता है कि आपके सीनियर या जिनसे भी आप मिले होंगे उन्होंने आपको बताया होगा कि SSC के लिए स्पेशल मैथ और रीजनिंग। कारण क्या था मैम कि लास्ट ईयर जो CGL हुआ, इस ईयर के CGL को अगर हम क्विट करते हैं तो लास्ट ईयर के CGL तक प्री और मेंस 2 पैटर्न में एग्जाम होते थे जी। तो प्री तो एज यूजुअल होता था, मेंस में क्या होता था, इंग्लिश और मैथ्स ही केवल आते थे, ओनली 2 सब्जेक्ट, इंग्लिश एंड मैथ्स। 100 नंबर मैथ्स के और 200 क्वेश्चन इंग्लिश के, 200 और 100 क्वेश्चन की संख्या है ये। उसके बाद मार्क्स उसके हो गए। तो अब एक चीज देख लीजिए कि मेंस में केवल 2 सब्जेक्ट था और जो भारी परिवर्तन हुआ है ये क्रांति ला देगा SSC के जगत में, क्योंकि वो बच्चे जिसके इंग्लिश वीक थे कहते थे तो ये परिवर्तन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मेंस में हुआ है या फिर अगर नहीं प्री में कोई चेंजेस नहीं है। प्री में आप अगर हम इसको थोड़ा प्री के बारे में भी बता दें कि देखिए प्री में 4 सब्जेक्ट है आपका, जो हम चारों सब्जेक्ट का चर्चा कर रहे थे, एक मैथ्स हो गया, एक रीजनिंग हो गया, एक इंग्लिश हो गया और एक GS हो गया। प्रत्येक में 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 25-25 आपके होंगे, 200 नंबर की परीक्षा होती है। पहले क्या था कि ये प्री के एग्जामिनेशंस के मार्क भी मेंस में जुड़ते थे मेरिट लिस्ट में। अब नया जो प्लान आया है इसमें केवल प्री क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी अगर प्री में आपके कुछ नंबर कम भी रह गए तो घबराना नहीं है, एक चांस आपको और मिलेगा, मेंस में मौका मिलेगा। साथ में मेंस में मैंने क्या कहा कि मात्र 2 सब्जेक्ट हुआ करता था, वहां रिप्लेसमेंट हुआ है। वो सभी बच्चे जो CGL का सपना देखते थे कि मैं CGL निकालूंगा तो और मैथ्स उनका वीक था, तो भैया मैथ्स का वेटेज कम कर दिया गया है, इंग्लिश का वेटेज कम कर दिया गया है। अब क्या किया गया है, उसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग को जोड़ दिया गया, तो उसमें ग्रुप बाय बांट दिया गया है कि मेंस के पेपर में मैथ्स के साथ रीजनिंग होगा। 30-30 क्वेश्चंस दोनों का डिसाइड किया गया है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रखे गए हैं, यानी कि मेंस में रीजनिंग को ऐड कर दिया गया है और भी सब्जेक्ट है आगे। मतलब ऐसे देखिए ग्रुप बना दिया मैम कि मान लीजिए कि मेंस में जब जाएंगे
तो अब टाइम अलॉट कर दिया है कि जैसे 1 घंटे का पहला पीरियड होगा, तो पहला पीरियड में मैथ्स के साथ रीजनिंग आएगा जिसमें 60 क्वेश्चन हो गए। 1 घंटा आप खत्म करिएगा। जब दूसरे घंटे में जाइएगा तो वहाँ इंग्लिश के साथ जीएस आ जाएगा। जीएस और इंग्लिश 45 और 25, यानी 45 जीए के क्वेश्चन और 45 इंग्लिश और 25 जीए, यानी इंग्लिश के 45 क्वेश्चन हो गए, इधर 25 जोड़ के हो गया 70। तो ये हो गया सेकेंड फेज में। तो फर्स्ट फेज हो गया आपका 1 आवर का, सेकेंड फेज हो गया 1 आवर का। ये मैं मेंस के बारे में बता रहा हूँ। थर्ड फेज में आइएगा तो फिर वहां पर जाकर के थर्ड फेज में भी एग्जामिनेशन आपको देनी है। वो क्या? तो कंप्यूटर की एग्जामिनेशन है, क्योंकि आप भाई कंप्यूटर पे वर्क करिएगा। डिजिटल इंडिया है, मोदी जी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। नॉलेज तो होना लाजमी। अब देखिए आप भी मैम अगर देखिएगा तो शायद लोगों को नहीं पता था कि हम मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते थे, और आजकल कैशलेस दुनिया आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया के साथ आप जुड़ रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन होना जरूरी है। आपको डिजिटल से जुड़ना पड़ेगा। मैं एसएससी के इस पहल को सैल्यूट करता हूं कि कंप्यूटर पेपर होना नेसेसरी है। कम से कम बेसिक नॉलेज तो चाहिए कैंडिडेट को। आप किसी की बहाली कर दिए, ऑफिस में बैठा दिए कंप्यूटर के सामने, उसे पता ही नहीं एबीसीडी क्या होता है, भैया कैसे वो वर्क को परफॉर्म कर पाएगा? तो इसलिए कंप्यूटर लाएगा। हालांकि कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन है, 60 नंबर के हैं। तो इस तरीके से मेंस का जो प्रारूप है और प्री का जो प्रारूप है, तो प्री क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, और मेंस जो है इसी पर मेरिट बनेगी। फिर उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट भी जोड़ दिया गया कि आपको टाइप भी करना है कंप्यूटर से टाइप। हाँ, मतलब अब कंप्यूटर टेस्ट हो गया तो टाइपिंग भी हो गया। तो बच्चों एक जरूर हम आपको बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मस्ट होगा। वो तो आप डिपेंड करता है पोस्ट वाइज। अच्छा, वो पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किसके लिए प्रीफर कर रहे हैं। तो बच्चों को करना क्या चाहिए? देखिए, अब स्पेशली बच्चे टाइपिंग सीखे उसके लिए, तो शुरू से क्यों न करें, हम थोड़ा सा हैबिट बनाते रहे टाइपिंग का। अब बहुत ज्यादा नहीं, 35 स्पीड आपका है तो आप अच्छा कर जाइएगा। ये नहीं कि अब 50 स्पीड चाहिए आपको, 30-35 है तो आप अच्छे से कर ले जाइएगा। देखिए आजकल सभी एग्जामिनेशन में कंप्यूटर को जोड़ा जा रहा है। तो आप घर पर जब बैठते हैं, तो जब भी कंप्यूटर लेते हैं, तो देखिए कभी कभी अगर आपको पासवर्ड बनाना हो तो M कहाँ है, A कहाँ है, @ वहां पर ढूंढना पड़ता है। तो देखिए अगर आप परीक्षा में जाकर के ढूंढिएगा तब तो ढूंढते रह जाइएगा। आपको वहां कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस बच्चों में होना चाहिए कि कंप्यूटर को कैसे ट्रीट करना है। तो ये एक अच्छी पहल है। तो बच्चों को अब क्या करना है, माइंड में ये सेट करना है कि प्री पर गेम खत्म नहीं होगा, मेंस भी खेलना पड़ेगा आपको, और मेंस के आधार पर आपकी मेरिट बन रही है। तो अगर प्री का पेपर खुदा न खास्ते आपका खराब चला गया, तो अब भी हारिए मत कि मैं पहले क्या होता था, किसी बच्चे को प्री में कम नंबर आ गया, आधे अधूरे मन से तो निराश और हताश हो जाते थे। तो अब एक चांस तो और मिलेगा कि अगर प्री क्वालिफाई हो गए तो मेंस में फिर जी जान लगाएंगे। लेकिन सर एक चांस के अलावा महत्वपूर्ण बात ये भी हो जा रही है कि जिस तरीके से बदलाव किया गया है सब्जेक्ट, बच्चों को और जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा कंपटीशन टफ होगा जी, क्योंकि एस्पिरेंट्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये तो सोच ही नहीं सकते हैं कि कंपटीशन इजी होगा, लेकिन कितना भी कुछ होगा तो उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे कंपटीशन निकालेंगे। बिल्कुल। तो आपको उसमें कुछ स्पेशल करना है, समथिंग स्पेशल। आपको एसएससी क्यों चयन करे, किसी और को क्यों ना करे, तो आप कुछ स्पेशल दीजिएगा ना। तो इसीलिए बच्चों को अब परेशान होने की उतनी भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि केयरलेस हो गया। परेशान नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि चलो भैया आराम से हो जाएगा, नहीं सर। जिस तरीके से सब्जेक्ट में बदलाव हुए हैं तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए होंगे, जैसा कि आपने कहा। तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए समय के साथ बदल गया, जैसा समय वैसा साथ। मैं बता दूं कि पहले मैं भी कीपैड का फोन यूज करता था जी, तो लोग कीपैड वाले फोन पसंद किया करते थे। जब फोन आया तो लगा कि भाई वीडियो कॉलिंग भी हो सकता है, अच्छा इस पे हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो टेक्निकल से जब हमने जुड़ा तो हमें लगा कि यही बेस्ट है। तो अगर कोई बदलाव हो रहा है तो आपके भले के लिए हो रहा है जी। तो बदलाव को अडॉप्टिंग नेचर रखिए। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए। जब तक फ्लेक्सिबल, हर चीज में रिश्ता निभाना है फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, जीवन जीना है फ्लेक्सिबल होना होगा, प्राइवेट जॉब करेंगे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब होगा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सुननी पड़ेगी, सीनियर आपको बोलेंगे, सुनना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए घबराने की उनको कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि उस सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। पहले वो भी तो वो सब्जेक्ट फ्री में पढ़ा करते थे, थोड़ा ब्रशअप करना है बस, थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी फ्रेशर है, जिन्होंने ऐसी की अभी अभी तैयारी करना शुरू की है, उनके लिए गोल्डन चांस है। भाई लगा दो दम, 100% मैं कह रहा हूं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। लगभग 12 साल से मैं कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में अपना कैरियर देख रहा हूं और लगातार बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं।
जो भी एग्जामिनेशन का पैटर्न नया आया है और पहली बार पेपर हुआ है तो फ्रेशर का ज्यादा सिलेक्शन हुआ है, मतलब ज्यादा बच्चे फ्रेशर आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक चांस है, इसको अडॉप्ट करिए, आप अपने अंदर अडॉप्टिंग नेचर लाइए कि नहीं ये चांस सिर्फ मेरा होगा, बस जाइए और क्रैक करिए, होप सो आप कर देंगे, कोई ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, परेशान नहीं होना बस। सर अगला सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही सिंपल भी है, आप कह सकते हैं, एसएससी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे करें? देखिए अब यही क्वेश्चन तो आज का मेन मुद्दा है जी। कि एसएससी की तैयारी कैसे करें। सभी बच्चों से मैं कहूँगा कि देखिए सबसे पहले ना किसी भी चीज़ की तैयारी की जाती है, एक आप पेड़ आप उगाते हैं तो पहले बीज लगाते हैं, पेड़ में पानी डालते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, फिर वो आपको फल देता है। जस्ट लाइक मैंने जो आपको चारों कोर सब्जेक्ट समझाया डियर, उसमें क्या करना है, पहले मैथ्स है तो पहले क्या करिए, गो थ्रू मैडम सिलेबस जरूरी है, ये नहीं कि समुद्र मंथन कर रहे हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, या ध्यान से सुनिएगा मैडम, बात थोड़ा सा लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जिसको ये पता है कि पढ़ना क्या है, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन। आपको पहले देखना है कि क्या क्या पढ़ना, अब आपके सिलेबस में वो है ही नहीं और आप पढ़े जा रहे हो तो क्या आपको रिटर्निंग मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्या करो, प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, जैसे मैथ्स सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क है, सीआई है, एसआई है, प्रॉफिट लॉस है, जो भी उसके टॉपिक्स हैं, आप कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां भी आपको लगे, सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मुझे मदद की जरूरत है, क्योंकि देखो कोचिंग और संस्थान या आप बात करें ऑर्गेनाइजेशन कोई भी, या फैकल्टी में सेल्फ की बात भी कर लूं अगर, तो किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं करवा सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक सही रास्ता दे सकता है कि आप इस तरीके से चलें तो थोड़ा गाइड, बढ़िया बच्चा का भी सिलेक्शन नहीं होता ड्यू टू रास्ता गलत पकड़ लेता है। तो इसीलिए उन बच्चों के लिए कहूंगा कि पहले क्या करो डियर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था मैडम, इसलिए मैं इसको थोड़ा डीप लेके जा रहा हूं। तो मैथ्स में पहले टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज पढ़ के पहले ये देखो कि तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। इंग्लिश में भी वही चीज करना है, उसके बाद फिर आप कंप्यूटर में भी वही चीज करना है, आपको रीजनिंग में भी वही चीज करना है। तो पहले देखिए पूरे सिलेबस के हर टॉपिक को पहले देखिए, और मैं आप लोग को बताऊं ज्यादा समुद्र मंथन नहीं करना, कोशिश करिए कि कम से कम हर टॉपिक का मैडम 100 क्वेश्चन, और ये टारगेट भाई नहीं रखना है कि मुझे कितना घंटा पढ़ना। मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज से मुझे बहुत एलर्जी है, मन भर जाए पढ़ना छोड़ दो, दिल करे पढ़ाई करो, लेकिन ऑनेस्टी से, ये नहीं कि अब मुझे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, तो ये भी एक ऑनेस्टी होती है। तो भाई ऐसा नहीं कर सकते आप, जैसे होता है ना कि आप बाय फोर्सली पढ़ रहे हैं, भाई पढ़ाई फोर्सली नहीं हो सकता है, इसलिए मन कर। लेकिन देखिए मैं बताऊं, अगर आपने टाइमिंग का जिक्र किया सर, थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, एक सवाल मेरे जहन में ये उठ रहा है, बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि रूटीन बना के पढ़ने की जरूरत है, उनके लिए क्या संदेश? नहीं देखिए रूटीन, मुझे लगता है कि अगर बच्चा रात के समय जब बेड पर सोने जाता है जी, अपने आत्मा पे हाथ रखे और अपने आप से बात करे। दुनिया में आदमी दो इंसान से कभी झूठ नहीं बोलता, एक आत्मा एक परमात्मा जी, उस पे हाथ रखे और एनालाइज करे कि आज दिन भर की जो हमने पढ़ाई की है क्या उससे मैं सेटिस्फाई हूं, और ये तो सब बताएगा कि आज तुमने पढ़ा, क्योंकि देखो जब अच्छा से आप पढ़ाई करोगे ना तो उस दिन खाना खाने में भी मजा आता है जी। लगता है कि यार कुछ लगता, सिलेक्शन एक दूर चीजें हैं, लेकिन फीलिंग अच्छा आने लगता है, और जब अच्छा फील होगा तभी आप अच्छा कर पाइएगा। तो रूटीन इज नॉट नेसेसरी बट सेटिस्फैक्शन इज नेसेसरी। आप अपने पढ़ाई से पहले खुद को सेटिस्फाई करो, टीचर बाद में सेटिस्फाई होंगे, पहले आपको लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं। तो मैम मुझे लगता है कि रूटीन अगर नहीं भी है लेकिन आप सेटिस्फाई हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और उन चीजों को आप कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि जीवन में प्रोसेस करो, रिजल्ट की प्रतीक्षा ना करो जी, प्रोसेस आपका सही होना चाहिए जी। सर अगला सवाल यह है कि एसएससी की लिखित परीक्षा निकालने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है? एक सवाल छोटा सा इसमें और ऐड करना चाहूंगी, क्या इंटरव्यू भी होती है क्या? देखिए मैम अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जिन बच्चों को इंटरव्यू का फोबिया है मैं उनको बता दूं कि एसएससी के एग्जामिनेशन में इंटरव्यू नहीं होता जी। अब उसी के जगह पर वो बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू के नाम से डर भी जाते हैं। हाँ, अब डिस्क्रिप्टिव पेपर जोड़ दिया गया है जिसमें एस्से लेटर लिखना होता है, तो अब इंटरव्यू वाला डर उड़ नहीं रखना है, उसमें इंटरव्यू ना एसएससी में आराम से आप मेंस देंगे, फिर उसके बाद जो आपका टाइपिंग उपीपिंग टेस्ट होगा वो हो जाएगा, फिर उसी से मेरिट आपकी बन जाएगी। तो इंटरव्यू के लिए परेशान नहीं होना है, उसमें है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उस पर थोड़ा देखना।
अगर विकलांग विद्यार्थियों की बात करें, दिव्यांग विद्यार्थियों की हाँ, बात करें, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं क्या? देखिए, तैयारी के लिए तो शरीर की बाध्यता तो नहीं है। तैयारी तो कोई भी आदमी कर सकता है। एज होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, उनके लिए एक स्पेशल है, एज में रिलैक्सेशन। 10 साल, 13 साल, 15 साल, ये हर कैटेगरीज वाइज है कि जनरल को 10 साल का मिलेगा, ओबीसी को 13 साल का मिलेगा, एसटी एसटी को 15 साल का मिलेगा। एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाता है कि आप आगे भी कर सकते हैं, तो उनको एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो वो भी तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए, एक बार मैं कहूँगा कि किसी कोचिंग संस्थान या कहीं भी जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, एक बार गाइडेंस ले लीजिए, फिर घर पर बैठ के सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन का जमाना है, बैठ के फिर तैयारी करिए। बिल्कुल सर, अगला सवाल हमारा ऑनलाइन से ही रिलेटेड था। और सवाल ये है कि जो लोग घर पे रह के एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके साथ मान के चले कि किसी कारणवश कोई मजबूरी है या फिर फी वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, किसी संस्थान को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो और ऑनलाइन की मदद ले रहे हैं, तो कितना मददगार साबित होता है ऑनलाइन क्लासेस? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर जुनून है तो कोई ना कोई व्यक्ति आपका हेल्प जरूर करता है। तो पहले तो ऑनलाइन घर से बहुत यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं। महिंद्रा का बहुत सारा चैनल है, आप महिंद्रा के चैनल पर जाके भी फ्री देख सकते हैं। बहुत सारे कंपनी का चैनल है, आप कहीं भी देख के कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं। आपने फी अफोर्डेबल वाली बात कही, तो हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे हमारे यहाँ भी आते हैं जी कि सर फी के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मैं उन बच्चों को कहता हूँ कि पटना के अगर कोई बच्चे फी के कारण अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक बार हमारे यहाँ, हमारे हालांकि ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताना ये सरकारी चैनल है तो हमें उचित नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो पटना में महिंद्रा कोचिंग में आप आकर के टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। जिस तरह मैम मैं कहना चाहूँगा, इसीलिए मैं कंपनी के एमडी जैन सर हमारे हैं, उनके तरफ से इस बार एक पहल लाई गई कि हम लोगों ने फ्री में इंटरव्यू क्लास करवाया है। सभी बच्चों को फ्री इंटरव्यू क्लासेस, जो बच्चे दूर में भी हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, तो आप आगे आइए, कोई ना कोई आपका मदद जरूर करेगा। अगर खासकर बिहार के छात्र छात्राओं की बात करें तो एसएससी को लेकर उनमें किस तरह की रुचि देखने को मिल रही है, पहले से ज़्यादा या फिर कम? नहीं मैम, बहुत ज़्यादा। अगर एसएससी के बच्चों को देखिएगा तो भीड़ आपको देख करके लगेगा कितने बच्चे, तो लोगों का रुझान, देखिए मैम सिलेबस जो चेंज हुआ है ना, हमें लग रहा है कि इससे भी रुझान बढ़ा है जी। पहले की तुलना में बच्चा को अब लग रहा है कि आई कैन डू इट, तो रुझान बढ़ा और बच्चे बढ़ रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि बच्चों की संख्या वृद्धि हो रही है। अगर हमारा पर्सनल ओपिनियन आप लेना चाहें तो बच्चे बढ़ रहे हैं, नो डाउट। सर एक सवाल ये भी अहम हो जाता है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी भी एक प्रक्रिया में असफल हो जाने के बाद बच्चे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? देखिए, कभी कभी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं बच्चे। एक बात बताइए, सिक्के के दो पहलू हैं, कभी दुखी कभी गम होना ही है। जो बच्चा परीक्षा देगा वही तो फेल करेगा, और सफल को ध्यान से देख करके और निकाल दीजिए तो उसमें सफल है, तो और ये तो निकालना है। तो असफलता मिलती है तो अब क्या करिए, घर में बैठिए आराम से, एक बार चिंतन मनन करिए कि हम किन किन पॉइंटों पर लैक रह गए, उस पॉइंट पर काम करिए। देखिए, परेशानी हर किसी के लाइफ में है, असफलता आपको हाथ लगेगी। अरे जहां दूध का काम होगा दूध गिरेगा ही, नहीं गिरने का कोई चांस ही नहीं है। आप ही बता दो, आप ही जो काम करते हो कुछ ना कुछ गिरता है कि नहीं गिरता। तो आप परीक्षा देंगे तो फेल करेंगे, इस पार्ट ऑफ लाइफ सोचिए कि पास और फेल पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं हमेशा कहता हूँ प्रोसेस करिए ना, मैं तैयारी कर रहा हूँ, प्रोसेस से जा रहा हूँ, ये जरूरी है। हताश क्या होना, मैं कहता हूँ असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। बहुत चीजें हैं जो हम आपको बता दें तो उससे भी आप मोटिवेट हो जाएं, हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ मोटिवेशन है। आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। कभी लगे तो चीज़ें सुनना चाहिए, कभी लगे कि जिनको सुन के आप मोटिवेट होते हैं, थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है फ्रस्ट्रेट हो गए, थोड़ा परेशान है, तो थोड़ा समय दीजिए, किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुनिए, ताकि आपके अंदर पॉजिटिव रे भरा जाए। ये जरूरी है जब आप इस मोड में हो, जब आपको लगे। लेकिन हारना मत डियर, अगर आपने आगे बढ़ा दिया कदम तो सिलेक्शन के बाद ही रुकना है। ये माइंड सेटअप करके ही कंपटीशन में घुसना चाहिए। सर आपका अगर खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आप साझा करना चाहें तो आपको क्या लगता है एसएससी में जो छात्र छात्राएं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्या लगता है उन्हें मोटिवेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? मैंने कहा कि देखिए, इस क्वेश्चन में हमने जोर दिया था, मोटिवेशन की ज़रूरत तो है। वो मोटिवेशनल स्रोत आपके माँ बाप भी हो सकते हैं जी। पेरेंट्स का भी कर्तव्य बनता है कि बच्चे को मोटिवेट करें।
बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखा जहाँ पर बच्चे डांटने लगते हैं, सॉरी बच्चों को पेरेंट्स डांटने लगते हैं। तो कि आप ये नहीं, आप ये कोर्स करो। आप डांटना भी पेरेंट्स का अधिकार है, वो प्यार है जी, लेकिन थोड़ा बच्चों की रुचि भी जाननी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करिए। नहीं हुआ बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा। आप मोटिवेट नहीं करिएगा तो फिर मोटिवेट वो होगा कैसे, किसके पास जाएगा? अंतिम आशा तो माँ बाप है। जीवन में जो माँ बाप को ठुकराएगा जीवन में कभी सुख नहीं रह पाएगा। तो माँ बाप के साथ जुड़ के रहिए और पेरेंट्स आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचते, वो हमेशा आपका अच्छा सोचते हैं। तो पेरेंट्स से भी मोटिवेट ले सकते हैं। कोई मोटिवेटर स्पीकर आपके हैं जिनको सुन के आपको अच्छा लगता हो तो आप उनको भी सुन सकते हैं, मैं इनके लिए भी मना नहीं करूंगा। उनको देखिए, उनको सुनिए, हाँ। उनसे आप सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं, आपको लगेगा। या किसी सक्सेस पर्सन के बारे में पढ़िए कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या विफलता पाई है, तो उनकी विफलता को देख करके आपको लगेगा कि वो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोग जानते भी होंगे छोटे छोटे कि अंबानी साहब पेट्रोल पंप पे काम करते थे, आज दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले हैं। ऐसे तो नहीं है भाई, कोई कंडक्टर का काम करता था और साउथ इंडिया का सुपरस्टार हीरो है भाई। तो जिसने भैया परिश्रम किया है, जो मेहनत किया है, वो कहीं ना कहीं जीवन में आगे गया है। परिश्रम कभी खाली नहीं जाती। कहा था कि मतलब परिंदों को सफलता मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं जी। पंखों से कुछ नहीं होता मैम, हौसलों से उड़ान होती है। जी, एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए टिप्स क्या देना चाहिएगा, जाते जाते संदेश क्या देना चाहिए? बिल्कुल मैम, मेरे तरफ से अगर टिप्स है तो मैं कहना चाहूंगा स्पीड टेस्ट, जिस पर मैंने डिस्कशन नहीं किया था। मैं सोचा था कि इस पे करूंगा, लेकिन जाते जाते आपने तो मेरा मतलब जो क्वेश्चन का आंसर हम देना चाहते हो आपने पूछ लिया। देखो यार, मैंने कोर सब्जेक्ट बता दिया, टॉपिक बता दिया, सब्जेक्ट वाइज जाओ, प्री जाओ, मेंस जाओ, एग्जामिनेशन जाओ, तो सारे चीज़ तो ठीक है। लेकिन स्पीड टेस्ट डेली बेसिस पर आप मॉक टेस्ट लगाओ। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो एनालिसिस कैसे होगा कि इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, किस क्वेश्चन में गलती हुई। एक चीज और ध्यान रखना, मैं सभी बच्चों को बताता हूं कि जब आप एनालिसिस करते रहे ना तो ये भी देखिए, जैसे मैम मान लीजिए आपने क्वेश्चन बनाया और वो क्वेश्चन सही हो गया, तो हो सकता है ना कि उस क्वेश्चन को आपने सही बनाया लेकिन ज्यादा समय ले लिया हो। तो ये भी एक पार्ट है कि जो क्वेश्चन टाइमिंग का भी ख्याल। जी बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइम का खेल है। तो आप स्पीड टेस्ट रेगुलर बेसिस पर देते रहें और टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, एडिटोरियल जरूर पढ़ें। इतने चीज को रेगुलर बेसिस पर करिए, होप सो डेफिनेटली आप सेलेक्ट होइएगा। जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उन सभी बच्चों ने कहा है कि सर हम रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देते हैं। ये टेस्ट वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं कि औजार है कंपटीशन के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और छात्र छात्राओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने प्रोग्राम को सुना और इससे आप लोग अपने जीवन में कोई फायदा उठाइए और जीवन में सक्सेस करिए। हमारे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑल सभी लिसनर को मेरा धन्यवाद। तो इस हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में आज के लिए इतना ही। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी बिहार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।